हेलो बीएससी सेकंड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जियोलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। बायोटेक्नोलॉजी के सभी लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर सेल सिग्नलिंग, जिसका पार्ट 1 भी मैं कवर कर चुका हूं। आज हम डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग या टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। स्टूडेंट, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए मोड्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। बहुकोशिकीय जंतु यानी ऐसे एनिमल जिनका जो शरीर होता है वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे मल्टी सेलुलर एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जंतु की कोशिकाओं के बीच सिग्नल पारगमन यानी जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक तो होता है डायरेक्ट सिग्नलिंग, जिसे कोशिका कोशिका के बीच सिग्नल प्रेषण। दूसरा है स्त्रावित, जो सीक्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके द्वारा सिग्नल का ट्रांसमिशन। ठीक है, दो प्रकार से ही सिग्नलिंग पॉसिबल है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेल सेल सिग्नलिंग, या जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सिग्नलिंग। नेबरिंग कोशिकाओं यानी ऐसी कोशिकाएं जो आपस में चिपक करके आसपास रहती हैं, जिन्हें बोला जाता है नेबरिंग सेल्स, निकटवर्ती कोशिका। तो नेबरिंग सेल्स में सूचनाओं का आदान प्रदान कोशिकाओं के बीच पारस्परिक अनुक्रिया से होता है। अतः इस प्रकार की सिग्नलिंग को कम्युनिकेशन थ्रू कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग कहते हैं। यानी कि ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से अटैच रहती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं और एक दूसरे को सिग्नल ट्रांसमिशन करती हैं। अब जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिग्नल, एक कोशिका अगर सिग्नल दे रही है सिग्नल मॉलिक्यूल के माध्यम से, तो दूसरी कोशिका अपने रिसेप्टर के माध्यम से उस सिग्नल को एक्सेप्ट करती है, रिसीव करती है। ठीक है, तो जिन कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के सीधे संपर्क में रहती हैं, उन्हीं के बीच इस प्रकार की सिग्नलिंग या इस प्रकार से सूचनाओं का या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। एक कोशिका की कोशिका सतह यानी सेल सरफेस पर या मैट्रिक्स में उपस्थित सिग्नल मॉलिक्यूल निकट संपर्क में उपस्थित कोशिकाओं में पारित होकर के आवश्यकता अनुसार उसमें आंतरिक व्यवहार में एक तरीके से चेंज पैदा करने में सक्षम होता है, परिवर्तन पैदा करता है। वो कैसे करता है वो इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। डायग्राम की मदद से भी हम मोड ऑफ सिग्नलिंग को समझेंगे। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग को अब हम डायग्राम की हेल्प से समझने वाले हैं। इसमें आप लोग ध्यान से देखें तो टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, यानी दो प्रकार से ही कोशिकाओं के बीच सिग्नलिंग होती है। एक होता है डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग, दूसरा होता है सिग्नलिंग बाय सीक्रेटेड मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पर कोई सीक्रेटेड मॉलिक्यूल होता है जो सिग्नल का ट्रांसमिशन करता है, एक मैसेंजर की तरह कार्य करता है। तो डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर होता है। जैसे कि आप इन दोनों कोशिकाओं को ध्यान से देखिए, या इनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो आपस में अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और इसमें आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये इसमें रिसेप्टर भी दिखाया गया है। तो इस प्रकार से अगर ये कोशिका इस कोशिका को कोई मैसेज भेजना चाहती है तो वो सिग्नल मॉलिक्यूल के माध्यम से, क्योंकि इनका फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑलरेडी है, तो ये आपस में भेज सकते हैं, सिग्नल का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इस प्रकार के सेल सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर होता है, या आप सिंपली कहें कि कोशिकाएं आपस में अटैच रहती हैं अपनी निकटवर्ती कोशिकाओं के साथ। ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट में होती हैं। अब हम बात करते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। पैराक्राइन सिग्नलिंग में बेसिकली होता है क्या है कि ये जो कोशिका है, यदि इस कोशिका को कोई मैसेज भेजना चाहती है तो ये अपना सिग्नल मॉलिक्यूल सिक्रीट करेगी और ये जाकर के इसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा और इस प्रकार से इंफॉर्मेशन सेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सूचनाओं का जो आदान प्रदान है कोशिकाओं के बीच वो बहुत ही पास पास है। ठीक है, निकटवर्ती कोशिकाओं के बीच हो रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पैराक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है, जैसे आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक सेल आपको दिखाई दे रही है। ये सेल क्या करती है, एक सिग्नल मॉलिक्यूल को सिक्रेट करती है। अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल जा करके इसी कोशिका के रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये खुद को ही एक तरीके से सिग्नल पहुंचा रही है। इसे कहा जाता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर एक कोशिका है जो कि बहुत दूर है। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर या हमारी खोपड़ी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब उन्हें मैसेज देना हो बिल्कुल नीचे, हमारी बॉडी के स्टमक से नीचे जाकर के कोई मैसेज भेजना हो तो वो कैसे भेज पाएंगे, क्योंकि वो कोशिकाएं तो बहुत दूर है। तो यहाँ पर होती है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर क्या होता है, इसमें जो सिग्नल मॉलिक्यूल होता है वो ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, हमारा जो ब्लड का प्रवाह हो रहा है
उसके अंदर जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर इसको जो है सिक्रीट कर दिया जाता है। अब ये ब्लड के थ्रू जाकर के उस ऑर्गन, उस टारगेट सेल तक पहुंच जाएगा जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो सकती है आपको इस चीज से रिलेटेड। जैसे कोई कोशिका है, वो अपने टारगेट सेल के लिए कोई सिग्नल मॉलिक्यूल का सेक्रेशन कर रही है, कोई इंफॉर्मेशन भेज रही है, तो वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो उसी कोशिका को जा करके टारगेट करेगा, उसी कोशिका के रिसेप्टर से बाइंड करेगा जिसके लिए इसे भेजा गया है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी कोशिका के रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसी कोशिका से जाकर के बाइंड करता है जो जिसके लिए इसे सिक्रीट कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर ये सिग्नल मॉलिक्यूल आप देख रहे होंगे, ये सिग्नल मॉलिक्यूल इस सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आता हुआ जाकर के इस टारगेट सेल तक पहुंचता है। बाकी बीच में कोई भी कोशिका पड़े उससे इसको कोई मतलब नहीं है, वहां पर जाकर ये सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, एनिमल टिश्यू की कोशिकाओं की कार्य एवं व्यवहार का नियंत्रण कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग यानी संपर्क सिग्नलिंग के द्वारा होता है। कोशिकाओं की सतह पर उपस्थित इंटेग्रीन तथा कैदरीन नामक मॉलिक्यूल आसंजन अणुओं के साथ साथ सिग्नल मॉलिक्यूल का कार्य भी करते हैं। अतः ये कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन एवं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में इनका एक महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है। इसके बाद नोट डाउन करेंगे सिग्नलिंग बाय सिक्रेटेड मॉलिक्यूल। दूसरा जो मोड ऑफ सिग्नलिंग था वो था सिग्नलिंग बाय सिक्रेटेड मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें किसी पर्टिकुलर कोशिका द्वारा सिक्रीट किया जाता है और फिर वो किसी टारगेट सेल को एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर से बाइंड होकर के। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के सिक्रेटेड केमिकल मॉलिक्यूल्स की प्रकृति एवं सोर्स के आधार पर सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। इसमें ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है, पैराक्राइन सिग्नलिंग है, साइनेप्टिक सिग्नलिंग है, हार्मोनल सिग्नलिंग है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से भी समझा चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक ही कोशिका होती है जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल को सिक्रीट करती है और वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो उसी कोशिका के रिसेप्टर से बाइंड होकर के उसी को एक्टिवेट करता है। राइट, तो इसे कहा जाता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इसके बारे में लिखेंगे, इस प्रकार के सिग्नलिंग में एक कोशिका द्वारा स्रावित यानी सिक्रेटेड जो केमिकल मैसेंजर या हार्मोन है वो उसी कोशिका पर स्थित ऑटोक्राइन रिसेप्टर से जुड़ करके उस कोशिका के अंदर परिवर्तन या चेंजेस उत्पन्न करता है। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोनोसाइट कोशिकाओं में उत्पन्न साइटोकाइन इंटरल्यूकिन फर्स्ट एक ऑटोक्राइन एजेंट होता है। इस प्रकार कैंसर कोशिकाओं में वृद्धि एवं विभाजन तभी होता है जब वृद्धि एवं जीवित रहने वाले जो फैक्टर है वो उन कोशिकाओं में स्रावित होते हों। इंटरल्यूकिन नामक साइटोकाइन कैंसर कोशिकाओं के जीवित रहने एवं एपोप्टोसिस में ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के। इसके बाद स्टूडेंट आता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग यहाँ पर फिर से डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये कोशिकाएं आपस में बहुत ही पास पास होती हैं लेकिन फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत ही निकटवर्ती कोशिकाएं होती हैं। यदि ये कोशिका इस कोशिका को कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहती है तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज करेगी और ये सिग्नल मॉलिक्यूल इस कोशिका के रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाता है, जिससे कि वो मैसेज यहाँ पर इस कोशिका तक पहुंच जाता है। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि कोशिकाएं पास पास होती है, निकटवर्ती कोशिकाओं के बीच सिग्नलिंग होती है। इस टाइप की सिग्नलिंग में कोशिका से उत्पन्न केमिकल मैसेंजर या हार्मोन निकटवर्ती कोशिकाओं यानी कि नेबरिंग सेल के व्यवहार एवं संरचना में परिवर्तन को प्रेरित करने का कार्य करता है। पैराक्राइन फैक्टर या सिग्नल मॉलिक्यूल केवल लोकल प्रभाव ही पैदा करते हैं, यानी कि यदि ये सिग्नल मॉलिक्यूल को लंबा डिस्टेंस कवर करना हो तो ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल अधिक दूर तक नहीं पहुंच पाते। पैराक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल अंतराकोशिकीय स्थान यानी कि इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स या मैट्रिक्स में स्रावित होते हैं। ये अणु केवल उन कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं जिनकी सतह पर उपस्थित रिसेप्टर होते हैं। राइट, डिफरेंट टाइप के सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसीव करने के लिए या ग्रहण करने के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स आपको कहा था कि कोई पर्टिकुलर कोशिका यदि सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज कर रही है किसी पर्टिकुलर टारगेट सेल के लिए तो वो उसी टारगेट सेल को जाकर ही एक्टिवेट करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी कोशिका को जाकर एक्टिवेट करेगा, ध्यान रखना। इन आवश्यक या विशिष्ट रिसेप्टर युक्त कोशिकाओं को सूक्ष्म कोशिकाएं या टारगेट सेल्स कहते हैं। राइट, विभिन्न सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को ग्रहण करने के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं और इन आवश्यक या विशिष्ट रिसेप्टर युक्त कोशिकाओं को सूक्ष्म कोशिकाएं यानी कि माइक्रोसेल्स या टारगेट सेल्स कहते हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग अति शीघ्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। ये अस्थायी होते हैं और ये बहुत ही कम समय के लिए क्रियाशील होते हैं। प्रतिक्रिया केवल स्थानीय बने रहे इसके लिए पैराक्राइन लिगेंड जो होते हैं वो केमिकल एंजाइम्स या टारगेट कोशिकाओं द्वारा शीघ्रता से नष्ट कर दिए जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर कोशिकीय विभेदन एवं वृद्धि में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, साइनेप्टिक सिग्नलिंग।
तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि नर्व सेल्स के बीच साइनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर का जो प्रेषण है वो साइनेप्टिक सिग्नलिंग का उदाहरण है। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर एक तरीके से केमिकल मैसेंजर का कार्य करते हैं। ये तंत्रिका संवेदना या तंत्रिका उत्तेजनाओं को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाते हैं। इसके बाद लास्ट पर आता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग को मैंने आपको डायग्राम की मदद से भी समझाया था। इसमें क्या होता है, इसे हम हार्मोनल सिग्नलिंग भी कहते हैं। बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव में विशेष एंडोक्राइन कोशिकाएं हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। ये हार्मोन रुधिर एवं लक्ष्य यानी टारगेट सेल तक पहुंचने में उसे उत्तेजित करते हैं। टारगेट सेल जो होती है वो पूरी बॉडी में फैली होती है। स्टेरॉइड हार्मोन लक्ष्य कोशिका यानी टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर करके कोशिका द्रव्य में पहुंचते हैं और केंद्रक कला में से होकर के केंद्रक में विशिष्ट जीन्स को सक्रिय करते हैं। तो ये है स्टूडेंट एंडोक्राइन सिग्नलिंग या हार्मोनल सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग के स्टूडेंट बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपके आसपास लड़ाई हो जाए या आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो आप वहां पर डरेंगे भी, कहीं ऐसा ना हो वो तो आपको फोड़ दे, तो वहां पर आपके अंदर डर का हार्मोन निकलता है। आप गुस्सा भी हो जाते हैं तो गुस्से वाले हार्मोन्स भी सीक्रेट हो जाते हैं। यदि आप कोई रोमांटिक मूवी देख रहे हैं तो आप ऐसा अनुभव करते हैं कि आप भी रोमांटिक हुए चले जा रहे हैं। तो यानी कि बाहर इन्वायरमेंट में जो भी होता है वो हमारे बॉडी के अंदर चेंज पैदा कर सकता है, आपको भी वो चेंज करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यदि आप जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे आपकी बॉडी के अंदर उसी प्रकार के चेंजेस भी होते हैं। यदि आप किसी साइलेंट इन्वायरमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाएंगे जहाँ प्रतिदिन हर समय शोर हो रहा है तो आपकी बॉडी पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग के बारे में, यानी कोशिकाओं में सिग्नलिंग कैसे कैसे होता है, किस प्रकार से हो सकता है। अब हम जानेंगे कि ये सिग्नल मॉलिक्यूल है क्या और वास्तव में इनकी आइडेंटिटी क्या है, किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं और किन किन टाइप्स के ये हो सकते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।